सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं कि इस देश के अंदर में जो अग्निवीर योजना है उसका विरोध क्यों हो रहा है। इसके विरोध के कई सारे कारण दिख रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है इसका वो है राजनीतिक मतभेद, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। और जो ये कारण दे रहे हैं कि इसका विरोध क्यों ये लोग कर रहे हैं, तो पहले इनका कहना है कि सैन्य सेवाएं जो हैं हमारी, उनके अंदर अनस्टेबिलिटी होगी, उनका मतलब उनमें स्थायीकरण हो जाएगा। और विरोध करने वालों को मानना ये है कि इस योजना को स्थायीकरण, ये जो योजना है, ये जो फौज है हमारे, ये इसको अनस्टेबल कर देगी। और वो उसका कारण ये है कि जो लंबे समय तक पेशेवर सैनिक हैं जो कंटिन्यू करते आ रहे हैं सर्विस, उसके अंदर में इसका असर पड़ेगा। वो मतलब इतने कुशल नहीं होंगे। अब मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे कि इस देश के अंदर में काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर सशस्त्र सेनाओं की नौकरियाँ कंपलसरी की गई हैं। कहीं पर 5 साल है, कहीं पर 7 साल है, कहीं पर 8 साल है, कहीं पर 10 साल है। बट देर आर मैनी कंट्रीज दोज हैव गॉट दिस परमानेंट, कि भाई उनके देश के जो भी नागरिक होंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको सैन्य सेवाओं में कुछ समय तक नौकरी करना अति आवश्यक है। और हमने भी उसी पॉलिसी को, हमारे देश ने भी उसी पॉलिसी को फॉलो किया है। इसके दूसरा कारण जो ये बताते हैं कि सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा। इनका कहना है कि जब आदमी 4 साल की नौकरी करने के बाद में, 5 साल के 6, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किए, उसके बाद में जब वो कंपलसरी रिटायर होगा तो उन युवाओं के लिए चिंता का विषय होगा कि जिनको कि परमानेंट रोजगार की आवश्यकता है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो 4 साल की नौकरी करने के बाद में बाहर आता है, एक सिचुएशन तो ये है that when he come out of the service after completion of his 4 years or 7 years, whatever is decided by the government of India, service, that time that person is having a sufficient amount to run his life or to earn his bread and butter. लेकिन अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनका क्या, जो व्यक्ति पूरे जीवन ही बेरोजगार रहा या रह सकते हैं अगर इस योजना को हटा दिया जाए तब। कारण आज गवर्नमेंट आपको एक नौकरी दे रही है, चाहे वो 4 साल की या 5 साल की, जितने भी साल की, उस पीरियड का आपको वो पेमेंट भी देगी, उसके साथ साथ वो आपको एक लमसम अमाउंट भी देगी, जिससे आदमी कोई भी अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकता है। तो ये पूरी तरीके से भ्रांति फैलाई जा रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कि उससे भविष्य की या रोज़गार की सुरक्षा ख़त्म होगी। अब ये कहते हैं कि अनुभव और विशेषज्ञता जो है कि 4 साल की जो छोटी सी नौकरी होगी, उसमें सैनिकों को जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए या जो भी अनुभव होना चाहिए वो हासिल नहीं हो पाएगा, जिसमें सेना की समग्रता क्षमता पर असर पड़ सकता। नहीं, ये बिल्कुल गलत पॉइंट होगा। मैं बता दूँ किस तरह से। देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल 3 सर्विसेज, मीन्स एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। तीनों में किसी का भी ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 18 महीने से ज़्यादा का नहीं है। वो किसी भी फील्ड के अंदर, कोई भी उनका ट्रेड है, कोई भी उनकी ब्रांच है। बट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अवार्ड्स, जिसके लिए कि ये स्कीम है, वो 1.5 साल से ज़्यादा का किसी का भी प्रशिक्षण का समय नहीं है। इसके अंदर में प्रशिक्षण के बाद में वो टर्नओवर स्टार्ट होगा 4 साल का, 7 साल का, जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। अब जहाँ तक अनुभव वगैरह की बात है, उसमें ये होता है कि उनके ट्रेनिंग पीरियड में उनको पूरी तरीके से, जो सैनिक होते हैं हमारे, जो अग्निवीर होंगे, उनको पूरी तरीके से कार्यकुशल बनाया जाएगा उसके अंदर, उस टाइम में, उनके ट्रेनिंग पीरियड के अंदर में। और जितने वक्त तक वो रहेंगे उतने वक्त तक पूरी दक्षता के साथ में उनका उपयोग किया जाएगा। कोई भी सर्विसमैन, राजनेताओं से पूछना चाहता हूँ कि ये राजनेता जो इन पॉइंटों को उठा रहे हैं, सारे पॉइंटों को, ये पॉलिटिक्स में कितने एक्सपर्ट हैं। किसी को अपने बाप की पॉलिटिक्स मिली, किसी को अपनी माँ की पॉलिटिक्स मिली, किसी को अपने भाई की पॉलिटिक्स मिली। सो दे आर नॉट स्पेशलाइज इन द पॉलिटिक्स।
और ये लोग दूसरी चीज़ों पर अपनी अपनी अकल बताते हैं। तो इस हिसाब से तो ये कहीं ऐसा नहीं है कि साहब कुछ इस टाइप की बात होगी। अगला ये बोलते हैं कि भविष्य की अनिश्चितता होगी इसके बाद में, कि जब सेवा समाप्त हो जाएगी, जब उनका जो फर्स्ट एंगेजमेंट होगी विच इज साइंड बाय देम विद द गवर्नमेंट, उसके बाद में इनका भविष्य कंफर्म नहीं होगा कि भविष्य में ये क्या करें। देखिए भविष्य क्यों नहीं कंफर्म है, वो लोग वहाँ से एक अनुभव लेकर के आएंगे, वहाँ से एक एक्सपीरियंस लेकर के आएंगे और वहाँ से कुछ धन भी लेकर के आएंगे जिसके आधार पर कि वो अपना अगला करियर स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, एक चीज़ करी है कि जो भी अग्निवीर योजना के बाद में बाहर आते हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर जो हैं वहाँ पर जब वैकेंसीज रिजर्व की गई उन लोगों के लिए, तो इसके ऊपर भी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये पूरा का पूरा ये लोग बिल्कुल भ्रम फैला रहे हैं इसके ऊपर में। अगला ये कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा इसका, इस चीज़ का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। कैसे? ये कहते हैं कि बड़े पैमाने पर सैनिकों की अस्थायी भर्ती उन्हें फिर पुनः नागरिक जीवन में समायोजित करने और सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का भी विरोध का कारण है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नौकरी के अवसर सीमित होते हैं, यहाँ वहाँ एक बड़ी समस्या हो सकती है। अब मैं उसका जवाब देता हूँ। सामाजिक और आर्थिक जो ये बता रहे हैं लोग, क्या पड़ेगा इसका बताएं थोड़ा सा मुझे। मैं खुद आई वॉज इन द एयरफोर्स फॉर 26 ईयर्स। मैं 26 साल के बाद में जब बाहर आया तो मेरे को तो ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आया। और जहाँ तक अगर दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि अगर वही युवा अगर अग्निवीर योजनाओं के अंदर में जाकर के देश की सेवा नहीं करता है और वो ऐसे बना रहता है, तो कल को ज़्यादातर जो आज हो रहा है जो बेरोज़गार युवा हैं उनमें कहीं ना कहीं मेजोरिटी आती है जिनके पास रोज़गार नहीं है, वो कुछ ना कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो ये देख लें कि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, या वो देख लें कि वो गलत कृत्य करने के बाद में जब उनको कानून के द्वारा सजा दी जाती है वो बेहतर है। दूसरा देखिए, आपको फौज, आपको तीनों सर्विसेज वो चीज़ सिखाती हैं, वो अनुभव देती हैं जो कि आपको सामाजिक जीवन में कहीं नहीं मिलता। पहला, हमें एटिकेट सिखाते हैं, हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। वो लोग हमको सिखाते हैं कि जितने भी आपके पास में संसाधन हैं उन संसाधनों का सदुपयोग कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये अगला, ये क्या कहते हैं, पारंपरिक सेना संरचना का उल्लंघन होगा। ये कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि योजना पारंपरिक सेना संरचना और उसके मानकों के खिलाफ है, जिससे सेना की परंपरागत स्थिरता और अनुशासन पर असर पड़ सकता है। भाई मैं ये पूछता हूँ, ये जितने भी विशेषज्ञ अपने आप को बने घूम रहे हैं ये राजनीतिक, इनके परिवार का एक भी व्यक्ति अगर फौज में गया हो, तीनों सर्विसेज में मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो वो मुझे बताएं। ये अपनी इस पर अकल बढ़ाते हैं, इनको कख नहीं मालूम, तीनों सर्विसेज का कख नहीं मालूम इन लोगों को। मुझे बताएं कि फौज की संरचना का उल्लंघन किस तरह से होगा, कैसे होगा, बताएं ये लोग। देखिए इससे फ़ायदे हैं, संरचना जैसा है वो वैसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दूसरा, ये जितने भी मान के चले, अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर 100 आदमी 100 लड़के रिक्रूट करते हैं अग्निवीर योजना के अंदर तो एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शंस उनमें से जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनमें से तकरीबन 20% जो है वो गवर्नमेंट उनको परमानेंट ट्रांसफ़र कर देगी, कि वो परमानेंट रहेंगे। अब जो परमानेंट रहेंगे वो 20%, तो कहाँ से संरचना बिगड़ी। और परमानेंट वो लोग रहेंगे जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे सर्विस के अंदर में। अब सेम बात आती है बाहर में, जहाँ की ये बात करने की सामाजिक प्रभाव होगा, ये होगा, नौकरी नहीं मिलेंगी, फलाना नहीं मिलेगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर चलिए आपको 20 साल के लिए या 30 साल के लिए आपको किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट्स के अंदर में नौकरी मिल जाती है और वहाँ पर आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करते हैं, तो क्या आप सोचते हो कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ढोएगा? नहीं ढोएगा कभी भी। आज ज़माना है, आप अच्छा करेंगे आगे बढ़ेंगे, आप कार्य नहीं करेंगे आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सिर्फ फौज का ही नहीं, ये हर जगह का, हर फील्ड का एक अब कायदा हो गया है कि अब अगर आप काम करेंगे, यू विल रिमेन इन द सर्विस, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग एज पर द गाइडलाइंस,
यू आर नो मोर रिक्वायर्ड इन द डिपार्टमेंट्स। और इसके अंदर में जो जितनी सारी बातें हमने अभी की हैं, इसके अंदर में इन बातों से कहीं ऊपर जा कर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं, गलत फहमी फैला रही हैं युवाओं के अंदर में। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये योजना इतनी ही बुरी है कि इसमें नहीं जाना चाहिए किसी को, इसके अंदर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, नो यंगस्टर्स शुड जॉइन दिस अग्निवीर प्रोग्राम, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ तो फिर अग्निवीर योजना के अंदर भर्ती होने के लिए हर मस्जिद से आवाज़ क्यों उठाई जा रही है? हर मस्जिद में जुम्मे मतलब फ्राइडे टू फ्राइडे जब भी इनकी नमाज वगैरह जो भी होती है वो, उसके अंदर में कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अग्निवीर योजना में भर्ती हुई। कारण मैं बताता हूँ, जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ इनका विरोध कर रही हैं वो सारी की सारी मुस्लिमवादी हैं, कहीं ना कहीं उनकी इस्लामिक विचारधारा है, और मस्जिदों से इसलिए आवाज़ लगाई जा रही है इनको भर्ती करवाने के लिए। ये राजनीतिक पार्टियाँ इसलिए इसका विरोध कर रही हैं, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हिंदू समाज अग्निवीर योजना के अंदर जाएगा तो जब वो बाहर निकल के आएंगे अग्निवीर योजना के नो कम्प्लीसन के बाद में तो हमारे हर घर में लड़ाके होंगे। ये लोग नहीं चाहते कि हिंदू खड़े हों, लड़ाके बने, बल्कि ये चाहते हैं कि इस देश के मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर में तीनों सर्विसेज में जाएं, वहाँ पर भी हंगामा करें और वहाँ से बाहर आने के बाद भी ये लोग हंगामा खड़ा करें यहाँ पर। ये इनकी मानसिकता इस देश को इस्लामिक बनाने का, इन मौलवियों के साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं इन सब की मानसिकता है कि इस देश के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा अराजकता फैले। और इन्हीं के साथ इसको वीडियो हम कंप्लीट करेंगे, वीडियो लंबा होते जा रहा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, अग्निवीर योजना के फ़ायदे क्या हैं। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।